बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सिंध और पंजाब के अपोजिशन लीडर्स के साथ इम्तियाजी सलूक जो रवा रखा जाता है उस हवाले से बात की। शायद इसकी वजह ये बनी कि आज खुर्शीद शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली। अब वो हार्डशिप एंड ट्रायल में ताख़ीर की बुनियाद पर हाई कोर्ट से रजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिंध हाई कोर्ट जो है वो खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर 1 महीने के अंदर फैसला करे। इस पर बिलावल साहब ने कहा कि जो सिंध से अपोजिशन लीडर होता है वो जेल में होता है और पंजाब के अपोजिशन लीडर को जमानत मिल जाती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो राइवेंट का वजीर आजम होता है उसको सजा होने के बावजूद मुल्क से बाहर भिजवा दिया जाता है। बिलावल साहब ने आज और भी बहुत सारी बातें की हैं। पहले ज़रा आपको वो सुनाते हैं और किस तरीके से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को और PMLN को तनकीद का निशाना बनाया। आगे जाके प्रोग्राम में आपको वो भी दिखाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इसी पीपल्स पार्टी के हवाले से जो PDM ने तनकीद की है और ये कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि इसने PDM से इत्तेहाद तोड़ने के बाद PTI को किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाया है और ये भी कहा है कि क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसा किया है इसकी वजह तो वही बता सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी पर तनकीद बहरहाल मौजूद रही। आज भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने जिक्र किया और PMLN को या नवाज शरीफ साहब को उन्होंने और जो इम्तियाजी सलूक की उन्होंने बात की वो क्या है, ज़रा सुनाइएगा। ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्ज़ाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम के बहन पे इल्ज़ाम लगे तो कुछ ना हो। रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस इंसाफ का निजाम में, इस नया पाकिस्तान जहां NRO नहीं दिया जाता है, क्या आप करप्शन कह के आप दूसरा टर्म देख रहे हो? समझो खान साहब, अब जो एहतसाब होगा वो अवाम करेंगे और आप उनके निशाने पे हैं। बिलावल साहब ने ये जो बात की कि करप्शन करके क्या आप अपना दूसरा टर्म देख रहे हैं, उसकी वजह यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात की है कि अगली जो हुकूमत होगी, अगले जो 5 साल होंगे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होंगे। एक तरफ अपोजिशन की तरफ से ये सियासत हो रही है, जैसे आपको बताया कि मौलाना साहब जो बयान दे रहे हैं, PMLN के जो बयान आ रहे हैं, बिलावल साहब जो हैं वो PDM को और जो PDM की पॉलिसी है उस पर तनकीद करते दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। एक तरफ वो मुस्बत मईशत के इशारियों की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन जो कुछ कर रही है उसका उनको इल्म है। एक बयान उन्होंने चंद दिन पहले दिया था अपोजिशन के हवाले से ये दावा करते हुए कि ये लोग फ़ौज के पास जाते हैं और फ़ौज को कहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत को गिरा दो। आज फिर उन्होंने अपने उसी बयान को रिपीट किया है। आखिर इसकी क्या वजह है ये भी जानेंगे। पहले बयान सुना दीजिए। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजार। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार है गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो भी मुल्क खुशहाल है वहाँ कानून की हुक्मरानी है, वहाँ ताकतवर कानून के नीचे है, वहाँ कोई चीनी माफिया नहीं फिर रहा। तो ये वज़ीर आज़म के इस बयान की और इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PMLN के। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फ़ारूक हबीब साहब सीनियर रहनुमा PTI के वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात। आगाज़ में सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपसे करना चाहूँगी। सेनेटर साहब, आपको याद होगा कि जब पिछला हमारा प्रोग्राम हुआ था और वज़ीर आज़म साहब का यही बयान आया था तो आपने कहा था कि जी वजाहत कर दें, बता दें कि किसने किससे जाके बात की है। आज फिर चंद ही दिनों में उन्होंने अपना ये बयान रिपीट किया है कि अपोजिशन जो है वो फौज के पास जाकर कहती है कि मुंतखब हुकूमत को गिरा दिया जाए। आखिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी मुसद्दिक़ा इत्तलात उनके पास होंगी, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, जो इतना पुरएतमाद तरीके से वो ये दावा बार बार कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सादिया साहब। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ इस मुल्क के वज़ीर आज़म को 2 साल
तवातर के साथ एक बात कहते रहे और वो कहते रहे कि अपोजिशन मुझसे नारो मांग रही है और मैं नारो नहीं देना चाहता। मसलसल हमने आपके प्रोग्रामों में, पार्लियामान के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि खुदा का वास्ता है, आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, किसने आपसे नारो मांगा? किसी जमात ने, किसी कारकुन ने, किसी लीडर ने, और किससे बात की? आपसे बात की है, किसी और से बात की है? वो ये जवाब देने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और अब उन्होंने पिछले एक हफ्ते से ये बात करनी शुरू कर दी कि आप जाके फौज को कहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा एक कौमी अदारा है, इस अदारे की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसको इस तरह सियासत में मुलव्वस करना, इस तरह उनके साथ इनको कहने का मतलब यह है कि अपोजिशन फौज के खिलाफ मिलकर साजिश कर रही है। वो ये कहना ये चाह रहे हैं, कितना सख्त इल्जाम वो लगा रहे हैं। जहां वो अपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इस कौमी अदारे के ऊपर भी इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी किया था, मैं आज भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को जुर्रत का मुजाहरा करनी चाहिए। यार ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वो इस कौम को बताएं कि किस अपोजिशन लीडर ने जाकर फौज के किस आदमी से बात किया और किस जमात के किस लीडर ने बात की है। अगर ये अखलाकी जरूरत नहीं रखते, फिर इनको ऐसे इल्जाम लगाते हुए 10 दफा सोचना चाहिए कि आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस मुल्क के सारे अदारे इस वक्त आपके अंदर काम कर रहे हैं, तमाम एग्जीक्यूटिव पोजीशन आप एंजॉय कर रहे हैं। आज आप डरते क्यों हैं कि अगर कोई साजिश हो रही है, उस साजिश को क्यों नहीं बेनकाब करते? लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोगों की तवज्जो हटाते हैं। वो तवज्जो क्या था कि जब पहले लोगों से ये कह रहे थे कि उन्हें नारो मांग रहे हैं, जब उनकी पॉलिसीज गलत थी, लोग क्रिटिसाइज न कर सके। अब जब हम इन पे सीरियस क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये जो फिगर इन्होंने दिए इकॉनमी के, ये गलत है, मुल्क में गुर्बत और बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इनके करीबी लोग लूट मार में शामिल हो गए, इन्होंने अपोजिशन के ऊपर इस तरह के हमले कर दिए, शुरू कर दिए हैं कि हम आर्मी के साथ या फौज के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जी ये सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन पे नहीं बल्कि फौज पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप कहते हैं कि उनके बयान का ये तासुर आपने लिया कि वो कहते हैं कि फौज के साथ मिलके जो है वो कर रहे हैं साजिश हुकूमत को गिराने की, लेकिन वो ये कहते हैं कि जी फौज को जाकर कहते हैं। मैं कुंडी साहब से जरा पूछ लूं, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी इस पे बात की है और शायद यही वजह है कि उन्होंने मुनासिब समझा कि वजीर आजम साहब के इस बयान को, इस पर्टिकुलर जुमले को या दावे को वो रिस्पॉन्ड करें। कुंडी साहब, जैसे कि बिलावल साहब ने कहा कि हम कहीं जाकर दरखास्त नहीं कर रहे कि किसी को या किसी की हुकूमत को गिरा दिया जाए, तो ये क्या वजह है कि पिछले हफ्ता 10 दिन के अंदर वजीर आजम ये दूसरी दफा बयान दे चुके हैं? कुछ तो ऐसी इसकी बुनियाद होगी। बिस्मिल्लाह। देखिए सादिया, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास रिपोर्ट्स हैं, एजेंसीज़ हैं, उनके मातहत काम करती हैं, होगी। लेकिन आज चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े क्लियर कर दी बात कि कम से कम हम तो उसमें नहीं हैं कि हम कम से कम हम नहीं है, तो अपोजिशन की कोई और जमात हो सकती है। उसकी बहुत सी जमात है जो भी हैं, लेकिन आज उन्होंने एक और बात भी की कि मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ के हवाले कर रहा हूँ कि वो बजट में वोट डलवाना चाहें या अदम एतमाद करना चाहें। हम लीडर ऑफ द अपोजिशन के हवाले करें और उनको हम एक सपोर्ट भी करेंगे और एक टास्क दे रहे हैं कि बजट में कोई नाकाम करने के लिए अपना एक रोल प्ले करें। तो हमने तो आज उन्होंने कहा कि मैंने बिल्कुल ही वो खुले ऑफर कर दिया, लेकिन हमने अपने क्लियर कर लिया। और मेरे ख्याल में अब्बासी साहब ने भी गालिबन बात की कि ये भी नहीं है। अब मुझे नहीं पता, क्योंकि माजी में क्योंकि गवर्नर साहब सिंध के कुछ चीज़ें चल रही थी, न्यूज़ उसमें आ रही थी कि कुछ मोहम्मद जुबैर साहब जब गए थे, जुबैर साहब, और जुबैर साहब के पिछले दिन भी एक स्टेटमेंट ये थी कि हमारी सुलह भी हो गई है इंडिया के साथ, वो एक स्टेटमेंट आई थी। तो आपको लगता है कि इनका जो शायद पास्ट रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए ये कर सके? देखें, हम तो आज भी हम तो रोने ही रो सकते हैं कि आज 21 महीने हो गए हैं, खुर्शीद शाह साहब जो हैं उसकी जमानत नहीं हो रही, लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारे रहे हैं, और कभी हाई कोर्ट भेज दिया जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, फिर उनकी जो है बीवियों को भी बुलाया जाता है, और दूसरी तरफ लाहौर मतलब मरियम नवाज साहब को कहा है बिलावल साहब ने कि रायवंड के वजीर आजम को तो सजा होने के बावजूद मुल्क से बाहर भेज दिया। वो पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने देखा है कि शौकत खानम की रिपोर्ट्स भी फर्ज होती हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे गलत रिपोर्टें दी गई, गलत फिगर्स बताई गई, और शौकत खान से भी उन्होंने टेस्ट करे, उनके डॉक्टर्स, उनके हेल्थ मिनिस्टर पंजाब के और फैसल सुल्तान साहब ने भी चेक किया और उन्होंने बताया कि जी ये चीज़ें ठीक हैं। दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहब से कहा जाता है कि जी आप 10 दिन पहले बताएं इनको कि आप इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। और पीपल्स पार्टी का ये है कि फरियाल तालपुर साहबा को ईद की रात को भी जो है अस्पताल से जेल शिफ्ट कर दिया जाता है उसी रात। और आज आप देखें खुर्शीद शाह साहब की जो 2 बेगमात हैं वो कल भी और आज भी हाई कोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट में वो जो पेश हैं जो है वो ऑलरेडी बेल पे भुगत हैं। तो ये चीज़ें हमने माजी में भी देखी हैं, तो ये बर्दाश्त हमें बहुत है, हम करते रहेंगे। लेकिन हम जरदारी साहब भी अब उन्होंने खुद कहा कि
कि उनके बच्चों के कहने के बावजूद भी बाहर इलाज के लिए नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाऊंगा, ठीक है। ये तो पहले ज़रा फौज के हवाले से आ जाएं। वज़ीर आज़म साहब ने, मैं बार बार कह रही हूँ कि एक हफ्ता 10 दिन पहले ये बयान दिया और आज फिर उनको ये दोहराने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अभी आज बिलावल साहब ने तो कह दिया कि जी हम कहीं जाके दरख्वास्त नहीं करें कि इनको गिरा दें। क्या इत्तलात हैं ऐसी जो वज़ीर आज़म साहब ये दावा करें? देखें मामला ये है कि गिराने ना गिराने वाला तो मामला ही नहीं है ना। मामला ये है कि कोई पाँव पकड़ना चाह रहा है, कोई कहता है कि पावर टॉक्स टू पावर, मुज़ाहमत फिर मुफाहमत। तो मसला तो ये है कि इन्होंने उस चीज़ का जवाब देना है कि ये क्यों पाँव पकड़ना चाह रहे हैं, क्या इनको मजबूरियाँ पड़ गई हैं पाँव पकड़ने की। पहले तो पाँव पकड़ने की बात नहीं हुई, एक मुज़ाहमत और मुफाहमत की बात हो रही है। तो ये इतनी मजबूरियां क्यों, कहाँ से जो है वो पैदा हो चुकी हैं? जो प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं बार बार, वो आपके सामने अव्वल तो ये है कि अब जो पीडीएम की जितनी भी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये जाने इनका काम जाने। दूसरा मामला ये है कि ये जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, कोविड भी है, और उसके अलावा जो है वो जब भी मुल्क की इकॉनमी आगे बढ़ने लगती है जलसे जुलूसों की बात कर देते हैं। हमें इनके जलसे जुलूसों से भी कोई नहीं, जलसे जुलूस करें, शौक पूरा करें। पहले भी इन्होंने कहा कि हम जलसे जुलूस करेंगे, ये इस्तीफे ना आए, अदम एतमाद नहीं आई, लॉन्ग मार्च नहीं आई, ये सब कहानियां अब इनके मामलात हैं। अब एक पीडीएम पार्लियामेंट है, एक पीडीएम जलसा जुलूस है। अब देखना पड़ेगा कि कौन सी पीडीएम है जो पीडीएम मामलात को किस तरह आगे लेके चलना चाहती है। हमारा फोकस अपनी तरजीहात किया है, वो इस तरह किया है कि जी आप लोग इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ऑपोजिशन साजिशकारी है, उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट किया। देखें ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। हमें हर बात के ऊपर पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, उन इदारों को हमें किसी वजह से जो है वो बीच में नहीं लाना चाहिए। वो इदारे अपना काम कर रहे हैं, अपनी डोमेन में रह के कर रहे हैं, वो अपना काम करते रहें। लेकिन जो इनका मामला है, ये बार बार क्यों नाम लेके रेलेवेंट होने की कोशिश करते हैं? इनकी क्या रेलेवेंस है? अच्छा। आपकी अपनी पॉलिटिक्स है, पहले आप अपना हाउस तो इन ऑर्डर कर लें। यानी एक तरफ जो है वो चचा कह रहे हैं मैं पाँव पकड़ूंगा, भतीजी कह रही है मैं मुज़ाहमत करूंगी। तो ये पहले अपने मामला तो शीन और मीम के मामला तो तय कर देना। एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, तब से आपको ये लगना शुरू हुआ? नहीं, देखें बात ये है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट आप जितने मर्जी कर लें, लेकिन मामला ये है कि क्या आपके जो करप्शन के केसेस हैं वो बंद हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। आप नैब को 7 अरब के जो है वो मतलूब मुल्ज़म है, आपके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर हुआ है, वो आपने फेस करना है। नवाज शरीफ को जो है वो कोर्ट से सजा हुई है, सजा याफ्ता जो मुजरिम है वो इलाज का कहकर इधर एक सेंटीमेंट क्रिएट कर कर मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, वहां से बैठ के अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 बने हुए हैं, इदारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। जाने तो आप ही नहीं दिया ना, आपने भेज दिया। एक मिनट सुन लेना, हमने जाने दिया या नहीं जाने दिया, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। क्या हालात थे, क्या मामला थे जब हमसे ये पूछा जाता था कि आप इनकी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं? ठीक है, हमसे ये सवालात पूछे गए ना, तो किसी की गारंटी की जिंदगी की तो ना मैं आपकी दे सकता हूँ, ना मैं अगले लम्हे की अपनी दे सकता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे, लेकिन मामला था कमिटमेंट कि 4 हफ्तों में इलाज करवाएंगे, वापस आएंगे। वो 50 रुपए का स्टाम्प पेपर भी था, वो नहीं है। तो आज फिर तो लिहाजा ये पॉलिटिकली लड़ते रहे हैं, आपस में बातें करते रहे। जो भी कुंडी साहब बात कर रहे हैं, बिलावल साहब ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की, यानी उन बातों में वजन है कि एक वजीर आजम के साथ आप क्या करते हैं। वो कहते हैं रायवंड के वजीर आजम के साथ ये सलूक है, नवाब शाह के सदर के साथ वो कहते हैं एक डिफरेंट सलूक है, सिंध के ऑपोजिशन लीडर के साथ फर्क सलूक है, और पंजाब के ऑपोजिशन लीडर के साथ फर्क सलूक है। इसी डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से आज बिलावल साहब ने बात की है, जिनका जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले भी हम कर रहे थे, वो बयानात जो वो कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक जो है या इम्तियाजी कवानीन जो हैं वो हमारे साथ और PMLN के लोगों के साथ या लीडरान के साथ रखे जाते हैं, और साथ ही साथ जो PDM ने आज काफ़ी ठीक ठाक तनकीद की है पीपल्स पार्टी पे, उस पर बिलावल साहब ने जो बात की है कि भी पॉलिसी तो आप हमारी लेकर चल रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं, आज मौलाना साहब ने भी कहा कि जी इज्तिमाई इस्तीफे दे दें, लेकिन आप लोगों ने खुद तो इस्तीफे दिए नहीं पीपल्स पार्टी के बगैर। मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ फरक हबीब साहब की मेहरबानी है, हमारे दोस्त भी हैं, उन्होंने असल सवाल का जवाब देने से मैं समझता हूँ कि उस पर नहीं आए।
हम बार बार पूछ रहे हैं कि ये जो आपने कहा है कि हम फौज को जाकर बात करते हैं, हम समझते हैं कि आप फौज को इन्वॉल्व करके किस साजिश का जो है बेनकाब करने की कोशिश आपने किया है, और नाम मेहरबानी करके आप ज़रूर बताएं। अगर ये नाम आप नहीं बताएंगे, अगर उन लोगों के नाम नहीं बताएंगे, तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी कंफ्यूजन होगी और आगे चलकर फिर आप कह रहे हैं जब जुबैर साहब गए थे उन्होंने मुलाकात की थी और बाद में जुबैर साहब का बयान भी आया था कि जी सुलह हो गई है, मामला तय हो गए। अगर ये साल पुरानी है बात भाई, करें तो वज़ीर आज़म साहब को उसी वक्त ये बात करनी चाहिए थी ना। हटाएं ना तर्जमान से, अगर वोट को इज्जत देनी है निकालें जुबैर साहब को पार्टी से। याद आ गई है कुंडी साहब बताएं ना इनको ये वोट को इज्जत दे रहे हैं। इन्होंने ये बात की है वज़ीर आज़म साहब ने, तो ये दिलेरी से बाहर आए, ये बताएं कौम को। फिर अपने दूसरों के ऊपर यानी माजरत खाना रवैया क्यों रखा हुआ है सारी पार्टी ने कि नहीं नहीं हमने ये बात वहां से जोड़ी है, हमारा ये मतलब नहीं था। ये अगर आपने कहा है और उनके पास इन्फॉर्मेशन है तो मेहरबानी करके आप बाहर आए, लोगों को बताएं। ऐसे आपने बेशुमार इल्जाम पहले भी लोगों पे लगाए। आपने कहा ये चोर है, ये डाकू है, ये लूट के लेके गए हैं, हम आएंगे तो सारे पैसे वापस लेके आएंगे, हम इनको सजाएं दिलवाएंगे। कौन सा पैसा आपने कौम को वापस लाया है? एक केस आपका किसी लॉजिकल एंड तक पहुंचा है कि जब आप जिस चीज को वैसे इन्वॉल्व करेंगे। ये तो चले आप कहते हैं कि जी वजीर आजम साहब जो हैं वो इस बयान की वजाहत करें, ये तो समझ में आ गई, लेकिन ये क्या वजह बनी आप लोग इकट्ठे हुए पीडीएम में आए, लेकिन बिलावल साहब ने नवाज शरीफ साहब पे तंकीद किया कि जी उनके साथ जो सलूक है वो फर्क है, वो रायबंड के वजीर आजम को आप सजा के बावजूद बाहर भेज देते हैं। आप मैं सवाल पे आता हूँ कि बिलावल साहब ने तनकीद हमारे ऊपर नहीं की है। उन्होंने कहा है कि हमारे दरमियान जो पंजाब के लोगों के साथ वो सलूक होता है और हमारे साथ ये सलूक है। ये मैं जो वो बात उनकी समझ सका, ये मामला बिल्कुल खुद बिलावल साहब बता सकते हैं, ये मुस्लिम लीग नून से नहीं पूछा गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी वजह तो है ना कि जिसपे ये लोग सवाल उठाते हैं कि जी पीएमएलएन के साथ ही एक फर्क रवैया क्यों होता है, या कवानीन जो हैं वो आप लोगों के लिए डिफरेंट क्यों होते हैं? ये सवाल का जवाब हम क्या दे सकते हैं? हम समझते हैं कि हमारे खिलाफ ज्यादती होती है, हमारे केस इसलिए जल्दी हो गए हैं। सारे केस अदालतों ने देखे, उन्होंने देखा कि ये सारे जाली केस थे, इन केसेस में कोई नहीं है। इमरान खान और उनके कुछ लोगों ने नैब के में हमारे खिलाफ केसेस बनाए थे। अगर केसेस में जान नहीं होगी तो अदालतें रिलीफ देंगी, और अदालत में जो पीपल्स पार्टी के लोगों पे वो जाली नहीं है, जाकर रिलीफ मांगा जा सकता है। ठीक है, तो कुंडी साहब ये तो फिर अदालतों की बात हो गई ना। वो तो कहते हैं जो आपने जो दो चीजें बुनियादी कही कि जी एक केस में आपको मरियम साहिबा के केस के अंदर ये कह दिया जाता है कि 10 दिन पहले बताया जाए उनकी गिरफ्तारी से पहले, तो कह रहे हैं कि जी हम क्या जवाब दें, अदालतों से पूछें, जाली केसेस उनको पता चल जाता है जल्दी के हैं हमारे पे। हमारा तो इस मुल्क के जो है वो जो करता धरता है या स्टेट है उससे सवाल है। देखिए एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, जिसका जज साहब ने खुद इतराफ़ किया था कि वो अदालती कत्ल था। आज हम उसके लिए भी इंतज़ार में हैं, लेकिन हमेशा ये है कि हम मतलब है कि हम कहते हैं कि उसको भी जल्दी ट्रायल कर लें, फैसला कर लें। अगर आप समझते हैं कि कुरैशी शाह साहब जो हैं वो वाकई उन्होंने कोई करप्शन की है जो आपकी नज़र में, तो सज़ा दे दें। 21 महीने से आप उनको जो है सिर्फ कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी नैब अदालत कभी क्या, और उसको बेल नहीं दे रहे हैं। फिर आप उनके मतलब बच्चों को भी बुलाते हैं, कभी आप उनकी वाइफ्स को बुलाते हैं, कभी आप उनके भतीजों को बुलाते हैं, मतलब फैमिली को मतलब कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो गलत है तो आप ये सज़ा दें कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक है, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन था, उसने एक जिम्मेवाराना अपोजिशन लीडर का रोल प्ले किया। आज भी आप उसमें है कि उनका एक ताल्लुक है अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, ये वो इनको इकट्ठा ना कर सके। तो इस चीज़ों से हमें गिला है कि क्यों हम फील करते हैं, ये सवालात हमारे पार्टी के वर्कर्स करते हैं हमसे कि हमारे साथ हमारे सूबे के लीडरों के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है। हम ये नहीं कहते कि हम कोई तासुब है कि पंजाब है या केपी है, सिंध है, लेकिन सवालात तो उठते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि आज जिस तरीके से पीडीएम में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जी इज्तमाई इस्तीफे अगर नहीं दिए तो फिर आप तवालत दे रहे होंगे, इस हुकूमत की मुद्दत को आप तवील कर देंगे, तो आपको क्या लग रहा है वो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो आज उन्होंने बयान दिया है कि आप लोग सहूलतकार बन गए हुकूमत के, क्यों अलग हो कि आपने पीटीआई को फायदा पहुंचाया? ये मौलाना साहब का सवाल। मौलाना साहब बिस्मिल्लाह कर इस्तीफे दें, वो दे दें। आपने तो इनकार कर दिया था, आपने कहा था हम तो नहीं अभी देंगे। देखिए हमने आज भी कहा है कि हमने अपने मेंबरान पार्लियामेंट को लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हमारे नेशनल असम्बली में उनके हवाले कर दिए। क्यों ये नहीं करते अदम एतमाद की तहरीक? चलो खुदा न खासा नाकाम हो जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, फिर आगे उस पर प्लान ऑफ एक्शन पे जाएंगे। लेकिन मौलाना साहब आज तक ये नहीं बता सके कि इससे कहने पे इन्होंने लॉन्ग मार्च और इस्तीफे आपस में नहीं किए थे। अब हमें कहते पिछली मीटिंग में कहते हैं पीडीएम में तो हमारा पीपल्स पार्टी का जिक्र नहीं हुआ, और इनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बगैर पीपल्स पार्टी की खत्म ही नहीं होती। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी, मैं देख रहा हूँ टिकर के वो बकर में खड़े हैं तो पीपल्स पार्टी उनको याद आ रही है।
देखिए हमारे जब तक रिजर्वेशन दूर नहीं होते, वो इस वक्त ये बताना चाह रहे हैं, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो क्रक्स था वो ये था कि जी पीडीएम तो बड़ी जबरदस्त जा रही थी, हम तो गिरा देते इस हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को घर भेज देते, आप अलग हो गए, आपने जो है ना वो पीटीआई के हाथ मजबूत कर क्यों दिए। नहीं करना चाहते थे? हम तो सवाल यही कर रहे हैं कि अब आप जो प्लान ऑफ एक्शन था, जो हमारे साथ डिसाइड था कि लॉन्ग मार्च, अदम एतमाद, उसके बाद फिर आखिरी अरब है। दूसरी बात ये देखिए, हमने कोई वही चीज़ आप अब दोबारा आ गए, आप कह रहे हैं 4 जुलाई को हमारे साथ जब थे तो हर हफ्ते जलसा होता था, सही है। अब 4 जुलाई स्वात जाएंगे, फिर एंड ऑफ जुलाई जब कराची जाएंगे, फिर अगस्त के एंड में पत्नी किधर जाएंगे, उनका अपने लाइन ऑफ एक्शन है, प्लान ऑफ एक्शन जो भी है, लेकिन हम कभी सहूलतकार नहीं बने। माजी में अगर हम जाएं तो फिर आप भी 2002 में अमीन फ़हीम साहब के नंबर, खुदा उनको बख्शे, नंबर पूरे पीपल्स पार्टी के, और आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दिया गया था, LFO भी हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन हम माजी में नहीं जाना चाहते, हम आगे चलना चाहते हैं। लेकिन ये चीज़ें अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाना, हम तो कहते हैं, हमने तो शो किया, हमने यूसुफ गिलानी साहब को सेंटर बनाया, तो आया था मैं ये सिर्फ उन लोगों का है, या मरियम साहब हैं या मौलाना साहब हैं, जो दोनों पार्लियामेंट के बाहर हैं, वो इस्तीफ़ा देना चाहते हैं। बाकी जो है इनकी जो है वो कहते हैं कि नहीं हम रोल, इधर आप देखें कल जो इन्होंने बजट के ऊपर वो किए, फिर इस्तीफे दे रहे हैं, फिर बजट पे क्यों सेमिनार्स कर रहे हैं, इतने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इस्तीफे। चलो हम तो बकौल इनके हम तो बड़े बुरे थे, तो ये इस्तीफे दे देना, ये लॉन्ग मार्च भी कर लें। अच्छा चलें, एक्शन रिप्ले पे चले गए, दोबारा जलसों पे चले गए, जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर पता नहीं लॉन्ग मार्च कब आएगा। ठीक है। अच्छा मुझे फ़ारूक हबीब साहब, ये तो पीडीएम का, जैसा आपने शुरू में कहा था कि इनका अंदरूनी मामला है, हमारी हुकूमत को इनसे या वज़ीर आज़म को इनसे कोई ख़तरा नहीं है, ये हुकूमत नहीं गिरा सकते, ये तो मुफाहमत पे आ गए। वज़ीर आज़म साहब के जो इतना एकदम कॉन्फिडेंस दोबारा आया है, इतना ज़्यादा पुरअतमाद हैं कि आज उन्होंने कहा कि जी अगली टर्म भी पीटीआई की है, मईशत भी बड़ी ज़बरदस्त हो गई है, इसकी वजह क्या है? ये वाकई ये जो अभी जीडीपी के ग्रोथ रेट के बाद उनको लगा है या कुछ और है? देखिए बात यह है कि हमारे सामने तो डे 1 से हमें तो इन्होंने पार्लियामेंट हो चाहे बाहर हो, इन्होंने कहा हुकूमत जनाब आज जा रही है, कल जा रही है, ये अपनी कोशिशें करते रहे। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे, हमारे सामने देखें मुल्क का मैशियत हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था। 9 अरब डॉलर सिर्फ हमारे ख़जाने में पड़े हुए थे। इसहाक डार जो है वो कितने बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ डॉलर को स्टेबल रखने के लिए फिक्टिशियस तौर के ऊपर उसके अंदर डाल गए, और मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार की पॉलिसी गलत थी। आज मिफ्ता इस्माइल की अपनी जो कंपनी है जी, वो रिकॉर्ड प्रॉफिट शो कर रही है। PMLN में उसने 35 करोड़ कमाया, अब 1.5 अरब रुपया प्रॉफिट शो कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हालात साजगार हैं। आज हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसके अंदर रिकॉर्ड इजाफा हुआ है 13%। आज हमारी जो तरसीलात ज़र हैं, जो 9 मिलियन पाकिस्तानी बैरून मुल्क बैठे हैं, उन्होंने पिछले 10 माह में 24 बिलियन डॉलर्स भेजे हैं। आज आप ये देखें कि हमारे जो फॉरेन स्टेट बैंक के रिजर्व और मजमूई रिजर्व मिला के 23 बिलियन डॉलर पे है। करंट अकाउंट खसारा जो ये 2 बिलियन डॉलर पे पीपल्स पार्टी छोड़ के गई थी, नून ने उसको पहुंचा दिया 19.2 बिलियन डॉलर पे, हमने उसको काबू पाया। आज रिकॉर्ड अजाफी 1100 अरब रुपया किसान की जेब में गया है। 500 अरब रुपया सिर्फ गंदम की मद में इजाफी गया है। किसान की जेब में पैसा गया, खुशहाल होगा, मनी साइकिल है, पैसा आगे स्पेंड होगा, पैसा शहरों में आके खर्च होगा। आप इंडिकेटर्स बड़े तो ये वो बताते हैं, तमाम तो लोग चीजें कहते हैं कि जो जी अच्छे इसका इंडिकेटर ट्रिकल डाउन इफेक्ट अवाम पे फिर क्यों नहीं आ रहा, या ये जो पिछले दिनों बयान आया कि जी कुव्वते खरीद अवाम की बढ़ गई है, ऑनेस्टली नहीं बढ़ी है, कम हो गई है। सादिया मैं आपको बताता हूँ, देखें 2-3 चीजें हैं, हमें उसको मिक्स डाउन नहीं करना चाहिए। इशू ये है कि हालात जो है ये जो छोड़ के गए थे, ये गाड़ी को 500 की स्पीड पे चलाकर ब्रेकें फेल करके सागडार छोड़ के गए थे। हमारे लिए जो चैलेंज था, मुल्क तो जो है वो बैंक डिफ़ॉल्ट के ऊपर खड़ा था, उसको ना सिर्फ हमने बैंक डिफ़ॉल्ट से रोका, इकॉनमी को स्टेबल करने के बाद अब ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे हैं। अब जो बुनियादी चीज़ें जो आप जिसका सवाल आप भी पूछती हैं, अवाम भी जानना चाहते हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है तेज़ी से, जो मशीनरी बाहर से नहीं आ रही है, स्टेट बैंक ने 432 अरब रुपया इंडस्ट्रियलिस्टों को दिया है, जिससे नई स्पिनिंग मिलें आ रही हैं, डिजिटल मशीन्स आ रही हैं, एयरजेट लूम्स आ रही हैं, और इसके अलावा बेशुमार नई मशीनरी आ रही है जिससे फैक्ट्रियाँ लग रही हैं। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, रोज़गार के मौके क्रिएट होंगे। इसी तरीके से आप हमारा IT सेक्टर देखें, वो ग्रो कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के लिए सेकंड फेज में इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। कामयाब जवान स्कीम जो है वो हम लेकर आए हैं, सस्ते कर्जे फराहम कर रहे हैं, और हाउसिंग का 70 अरब रुपया हाउसिंग का लोगों ने अप्लाई किया है लो कॉस्ट के लिए। 22 अरब के उनके कर्जे अप्रूव हो चुके हैं, और तेजी से लो कॉस्ट हाउसिंग के घर बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे जान के आपको खुशी होगी, जो हेल्थ कार्ड है KPK के अंदर 10 अरब रुपए की बेनिफिट जो है वो लोगों ने हेल्थ कार्ड यूज़ किया है, जो हुकूमत ने पैसे अदा किए हैं
लोगों के इलाज के लिए, तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम वो भी मौजूदा हुकूमत चला रही है। और जहाँ तक रही बात महंगाई के हवाले से, तो आप रिपोर्ट उठा के देखें, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ी है, पूरी दुनिया में खाने पीने की अशियाएं बढ़ी हैं। हमारा ये जो खुर्दनी तेल है ये हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। 70% दालें पाकिस्तान से बाहर से आती हैं, जो आप तो उनका भी एक इफेक्ट है। पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि जी नेक्स्ट फेज में आवाम को भी इसका फायदा आना शुरू हो जाएगा, इसके सम्राट जावेद अब्बासी साहब पहुंचेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस की वजह है जो वजीर आजम की है या जो हुकूमत की है? और क्या अगर इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें कि क्या यही वजह है कि जिसके बायस वो तमाम चीजें जो पीडीएम से एक्सपेक्टेड थी, आपने तो हुकूमत को घर भेजना था, वजीर आजम को घर भेजना था, आपने मुजाहमत करनी थी, वो चीज चलते चलते अब मुफाहमत की तरफ आके रुक गई है? अगर इस मुल्क की इकानमी इतनी अच्छी होती और हमें एक इंडिकेटर बहुत अच्छे होते जो आज अभी फरक हबीब साहब बता रहे हैं, तो ये चौथा वजीर खजाना तब्दील ना होता। ये वजीर खजाना जो भी तब्दील किया गया है, पहले असद उमर को हटाया गया तो एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये इकानमी ठीक करने में नाकाम हो गया है। उन्होंने कहा कि जो हम चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर सका। फिर हफीज शेख साहब को लाया गया है। जिस तरह हफीज शेख साहब को निकाला गया है और एक ट्वीट के जरिए उनको कहा गया है कि इन्होंने इस मुल्क की इकानमी को डुबो दिया है और ये डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, लिहाजा हम इनको हटा रहे हैं। और फिर एक हमाद अजहर साहब को कुछ हफ्तों के लिए लाया गया है, उनको फिर फौरी तौर पर हटाकर तरीन साहब को लाया गया और तरीन साहब को भी 3-4 महीने बाद ये हटा देंगे। अगर इस मुल्क की जब तरीन साहब आए, मैं किसी और की बात नहीं करता, तो तरीन साहब ने क्या कहा? उन्होंने पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि गलत फैसला हुआ था, IMF की इन्होंने वो बातें मान ली जो नहीं माननी चाहिए थी, जिसकी वजह से इस मुल्क में महंगाई हुई है, जिसकी वजह से गैस की कीमतें और बिजली की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आम आदमी पे बोझ पड़ा है। अभी फरक हबीब साहब कितनी अच्छी बातें गिनवा रहे थे, लगता था कि किसी और मुल्क की इकानमी बता रहे हैं। बताएं मेहरबानी करके कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो ग्रोथ रेट था, क्या आप उस तक पहुंच सके जो वहां उन्होंने कीमतें रखी हुई थी? उस पर कीमतें आप नीचे लेके आए। पाकिस्तान के अंदर अगर चंद लोगों ने पैसा कमाया, ये बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, किसान ने नहीं पैसा कमाया, कुछ लोगों ने गंदम में पैसा कमाया है, कुछ लोगों ने चीनी में पैसा कमाया है, कुछ लोगों ने पेट्रोलियम में पैसा कमाया है, कुछ लोगों ने दवाइयों में पैसा कमाया जो हुकूमत में शामिल है। कॉमन मैन से आप पूछें, आज उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। जो रोजमर्रा की रोजाना चीजें जो है, हम इकानमी क्या होती है सादिया साहबा, अगर मुल्क की इकानमी ठीक हो तो उसका फायदा कॉमन मैन को मिलना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को मिलना चाहिए, पाकिस्तान के शहरियों को मिलना चाहिए। वो तो बहुत तकलीफ में है, वो तो बेरोजगार हो गए हैं, कोई नौकरी उनको नहीं मिल रही। ये तवातर के साथ कह रहे थे कि अरबों रुपए की बाहर से इन्वेस्टमेंट आई, वो इन्वेस्टमेंट कहाँ आई है? तो ठीक है, मैं यही तो कह रही हूँ ना कि फिर आप करें ना मुजाहमत, फिर आपने जो घर भेजना था फिर भेजें। फिर वो मरियम साहिबा ने इंटरव्यू में क्यों कहा कि वो चाहती हैं कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे? ये क्यों एकदम बयानिया तब्दील हो गया आपका? एक बात तो ये बिल्कुल आपने ठीक कही कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ें चल रही थी, जिस तरह एक बहुत बड़ा टेम्पो बना था, अगर पीडीएम की सारी लीडरशिप इकट्ठी रहती और इकट्ठे को फैसले हो जाते तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। लेकिन वो बिल्कुल आप ऐसे में इत्तफाक करता हूँ कि पीडीएम के अंदर मिसट्रस्ट आ गया है, जिसकी कोई भी वजह थी, उसकी हमारे ओपिनियन में इख्तलाफ आ गया है। हम उस तरह एक इकट्ठी जदोजहद जो कर रहे थे, अगर वो होती तो शायद आज ये हुकूमत ना बैठी होती। तो ये एक जरूर हो गया, मुझे यकीन है कि पीडीएम की प्लेटफॉर्म पे आपकी जाती राय क्या है कि ये मुजाहमत सही थी या मुफाहमत सही है? शहबाज शरीफ साहब का मौकफ मुफाहमत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रिकंसिलिएशन, वो अब सही डगर पे लेकर जाएगा आपकी जमात को, या फिर जो नवाज शरीफ साहब की और मरियम साहबा की पॉलिसी रही कि जी मुजाहमत करेंगे हम? तो देखें, ये टर्म जो है ये खुद मीडिया में पता नहीं कहां से आ गई है, मुफाहमत की और मज़ामत की। हम क्या कह रहे हैं और जमात सारी क्या कह रही है, एक रस्ते से कह रही है। और ये पाकिस्तान का हाल ये है कि इस मुल्क को आईने पाकिस्तान के मुताबिक चलाएं। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान ने जिन जिन अदारों को जो पावर दी हुई है उसके मुताबिक एक्सरसाइज करें। इस मुल्क में आज़ादाना फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। इस मुल्क की जमहूरियत को मुस्तहकम होना चाहिए। इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये बातें ठीक है, लेकिन वो ये जो जितनी चीजें आप बोल रहे हैं आपकी लीडरशिप में बयानी में अब्बासी साहब, एक कहते हैं कि जी मुजाहमत करके हम लेकर आएंगे इन इदारों को अपनी अपनी जगह पर और आइन के मुताबिक, दूसरे शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी बातचीत करके, रियासती इदारों से बातचीत करके, मुज़ाकरात करके, रिकंसाइल करके फिर इस डगर पे हम पहुंचेंगे। तो ये दोनों की अप्रोच में फर्क है ना।
अप्रोच जमात के अंदर जब भी मीटिंग्स होती हैं, जमात के अंदर हम आपस में प्रोग्राम अगर कर रहे हैं, तो अगर तीनों PML के लोग भी आप शामिल कर लें, तो आप सवाल पूछेंगे तो हमारा जवाब 100% एक नहीं हो सकता। हमारा ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, हमारी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब भी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून बैठ के फैसला करती है, सब उसके साथ हैं। आज मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं, पार्टी में अंदर राय जरूर दी जा सकती है, राय लोग खुल के देते हैं, जो फैसला होगा हम सारे लोग उसको मानते हैं। हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, हम कोई नहीं चाहते कि हम अदारों के साथ। ठीक है, ये आपने सही कहा कि आपकी जमात के भी लोगों की राय फर्क होगी। पिछले हफ्ते आप ही की जमात के MN है कैसर अहमद शेख साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि हमारी पार्टी के 80% लोग, 80% वो लोग जो पार्लिमान के अरकान हैं, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हैं और उनकी राय के हामी हैं। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। कुंडी साहब, जिस तरह से PMLN की चले हम बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा दो डिफरेंट नैरेटिव्स लेकर चल रहे हैं, आप लोगों का भी लगता है कि इस चीज़ पर एक बहुत कन्विक्शन के साथ आप आ गए कि जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं, तो उन्हीं की पॉलिसी के साथ, जैसे आपने बजट का जिक्र किया कि हमारे अरकान जाएंगे और वोट करेंगे। देखिए, PMLN के जो प्रेसिडेंट है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, और क्योंकि अभी तक वो जेल में थे और वाइस प्रेसिडेंट जो थी वो मरियम नवाज साहिबा थी, तो जब वाइस प्रेसिडेंट लीड कर रही थी तो हम उनके साथ उसमें थे। अब क्योंकि वो प्रेसिडेंट आ गए हैं तो हम उनके साथ, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी है पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट भी है पार्टी के, तो हमें डेफिनेटली प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे। हमारे पार्टी के अगर चेयरमैन या कोई भी पार्टी होगी तो प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे, तो हम तो प्रेसिडेंट से बात करें। बाकी इनके अपने अंदरूनी मामलात हैं, वो मुफाहमत करते हैं, मज़ाहमत करते हैं, किसको सदर बनाता है, किसको नायब सदर बनाता है, इनके अपने पार्टी के मामला। जो अपोजिशन लीडर है, आप कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट में तो अपोजिशन लीडर को ही, देखिए पार्लियामेंट तो अपोजिशन लीडर को, और बाहर भी अगर आप करेंगे तो आप पार्टी के प्रेसिडेंट से ही बात करेंगे कि प्रेसिडेंट, बाकी जो है वो मीटिंग्स करने। ठीक है, लेकिन लगता है ऐसे कि आपने भी ये चीज़ मान ली है कि हुकूमत घर नहीं जाएगी, वज़ीर आज़म घर नहीं जाएंगे, वो तमाम बयान जो बिलावल साहब माजी में देते थे उनसे अब शायद उनको अंदाजा हो गया पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आज उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन में अगर हिम्मत नहीं है हुकूमत को गिराने की तो इलेक्शन तक का इंतजार कर लें, आवाम खुद ही इनको लात मार के गिरा देगी। तो यानी कि यकीन है उनको कि अपोजिशन नहीं गिरा सकती। देखें, वो इसलिए है कि हम बार बार कह रहे हैं अपोजिशन जमातों से कि आप मेहतमाद की तारीख लेके आएं, और वो कहते हैं इस्तीफे दें। भाई आपने वज़ीर आज़म और हुकूमत को हटाना है ना, तो आप इस तरीके से हटा दें। एक जमहूरी तरीके, एक प्रोसेस है, आप क्यों अदम एतमाद से कतराते हैं? ये फिर हमें कहते हैं जी वो चेयरमैन सेनेट काम ने किया था, नहीं हुआ, तो इस तरह हम कहते हैं गिलानी साहब तो सेंटर बन गए। तो ये चीज़ें देखें, अगर अदम एतमाद की तारीख खुदा खसा नाकाम होती उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ये क्यों नहीं चाहते कि अदम एतमाद की तहरीक हो। और वही सवाल दोबारा होता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया इस्तीफे लॉन्ग मार्च के साथ, किसके कहने पे किया, क्यों किया, कैसे किया? ये सवाल तो या मौलाना साहब बता सकते हैं जवाब, या मरियम नवाज साहब बता सकती हैं, वो बताएंगे। लेकिन हम आज भी कायल हैं कि आए अदम एतमाद की तहरीक लेके आएँ, और इस हुकूमत के, अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो और आप चाहते हैं कि इस अवाम पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ हासिल हो, तो अदम एतमाद की तहरीक के जरिए हम उसको कामयाब करें। ठीक है, अच्छा एक और सवाल, चलें ये तो आपका हो गया कि अपोजिशन क्यों नहीं गिरा सकती, आपको इस्तीफे का कहते हैं, उनको आप कहते हैं कि जनाब आप तहरीक अदम एतमाद ले आए, वो बात नहीं हो पा रही है। लेकिन फ़ारूक हबीब साहब, ये जो बारहा आज उन्होंने कहा कि जी मईशत की बेहतरी की बात करते हैं, दावे करते हैं, बजट पेश होगा, सामने आ जाएंगी चीज़ें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है, वो कहते हैं हाँ मुश्किल वक्त सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ATMs के लिए ख़त्म हुआ है। नहीं, देखें बात ये है कि वो जुमलाबाजियाँ जितनी मर्जी आप कर लें, फिगर्स बोल रही है ना। देखें बात ये, मैं जो मर्जी कह रहा हूँ आप उसको वेरीफाई करना। नहीं, लेकिन इसमें पॉइंट वो ये है कि जिन लोगों के नाम आते हैं, एक मिनट, कोई ना कोई मैं समझ रहा हूँ, देखें उस इल्जाम लगता है वो निकल जाते हैं। नहीं, उस तरफ भी चले जाते हैं ना। देखें मामला ये है, जो बुनियादी चीज़ है, अगर आप कोई आज एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, आपने वेरीफाई करना है, आप एक्सपोर्टर्स से रब्ता कर लें, आपको पता चल जाएगा। आपने वेरीफाई करना है, आप किसान से पूछ लें वो खुशहाल हुआ है या नहीं हुआ। मसला ये है कि इनके दौर के अंदर तो एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन में थी ना। अब सुनते जाएं ना ज़रा, इनके दौर में एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन थी, इनके दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो नेगेटिव के ऊपर थी, इनके दौर में रिकॉर्ड एक साल में $11.8 बिलियन कर्ज लिए गए जो एक्सटर्नल डेट में थे। हमारे इस साल एक्सटर्नल डेट में
नेट इजाफा जो है वो 3.3 बिलियन डॉलर को हुआ, डाउन ट्रेंड ग्राफ आ गया क्योंकि हमारे पास ज़र मुबादला बढ़ रहा है। इस साल जो रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में कभी 55 बिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड इन्फ्लोज नहीं आए होंगे, वो कर्ज़ों की शक्ल में नहीं आएंगे, वो आएंगे एक्सपोर्ट्स प्लस फॉरेन रेमिटेंसेस की माध्यम। इसके अलावा यूरो बॉन्ड है, रोशन डिजिटल अकाउंट है, वो मैंने शामिल नहीं किए, वो इससे अलग हैं। आप ये देखें कि ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से हम डैम्स बना रहे हैं, सस्ती बिजली आएगी, 1 लाख एकड़ जो है वो पानी ज़मीन जो है वो काबिल काश्त हो जाएगी। जो काम इन्होंने करने थे नहीं किए। आज एक और चीज़ जिसको ये चैलेंज नहीं कर सकते, मैं कहता हूँ मेरे से फिगर्स पे बात करें, जुमलाबाजियाँ ना करें। 4170 अरब रुपया रिकॉर्ड FBR ने टैक्स कलेक्ट किया है। इन्होंने जो कहते हैं ना बड़े ढोल बजाते थे, हमने 3840 किया है। उसमें इंपोर्ट्स कितनी थी? 60 बिलियन डॉलर की। उसके ऊपर कस्टम्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, विद होल्डिंग इनकम टैक्स, सेल टैक्स, सब चीज़ें साथ लगती थी। हमने इंपोर्ट्स को कम किया, हमारी इंपोर्ट्स 20% कम हुई। उस रेवेन्यू लॉस के बावजूद हमने जो है वो 3 लाख नए टैक्स फाइलर्स में इजाफा किया। रिकॉर्ड सादिया रिकॉर्ड, कभी इसहाक डार ने 50 अरब से ज्यादा रिफंड्स वापस नहीं किए थे। एक्सपोर्टर्स के 10 साल पुराने रिफंड्स भी वापस किए। रिकॉर्ड 216 अरब रुपया, 216 अरब रुपया रिकॉर्ड एक्सपोर्टर को हमने वापस किया है। ये मुझे छोड़े, ये आप कंफर्म करें, आपका जवाब लूंगी, किसी से भी आप कंफर्म करें। ये हमें लगा के गए थे क्रेडिट कार्ड ग्रोथ के ऊपर। आपका कैमरामैन कहे मैंने कर्जा ले लिया, अच्छी गाड़ी भी ले, कपड़े भी पहने, घर भी बना ले, 5 साल बाद पता चले ये तो कर्ज से लिया हुआ था और गिरेबान पकड़ा हुआ है। ये हमारे साथ हाल किया है। लेकिन लोगों का जो बिजली में मुजरमाना अमल करके हालात ज्यादा अच्छे हो गए हैं, जो आपके साथ हैं, वज़ीर आज़म के साथ लोग हैं और उनके नाम भी निकल जाते हैं अगर कोई इल्जाम उन पर आता है कि उनको NRO दे दिया जाता है। वैसे कहते हैं ऑपोजिशन को NRO नहीं देना। वैलिड आपने बात की। देखें बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने इस मुल्क के अंदर करप्शन का भी कोई इशू था, नेशनल इशू था ही नहीं, डिबेट ही नहीं होती थी, कभी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात ही नहीं होती थी उस तरीके से। इसको रेलिवेंट हमने बनाया, इमरान खान ने बनाया, हमारी कमिटमेंट है। हमारे किसी अपने बंदे के ऊपर भी कोई सवाल उठता है, उसकी इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर जो है वो इदारे काम करते हैं और हम उसका हिस्सा नहीं होते। हम कहते हैं हमने कभी शोर नहीं मचाया, हम कभी नैब के पास जाकर हमने नैब को कभी कहा, हमने कभी अदलिया को बुरा भला कहा। ये तो हमले करते रहे हैं, लिटरली जाकर नैब के ऊपर हमला किया, अदलिया के ऊपर हमला किया। बिलावल साहब कह रहे थे कि जी हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, मुश्किल वक्त सिर्फ ATMs का खत्म अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। देखें अक्रॉस द बोर्ड। कुंडी साहब से पूछ लें फिर किन ATMs की बात कर रहे थे आज ये बिलावल बात कर रहे हैं कि जी ज़मींदार से पूछें, ये हो गया। अगर महंगाई का पूछते हैं तो आप चलें गरीब लोगों से पूछें, मार्केट में जाए लोगों से पूछें, बहुत चीज़ें बेहतर हो गई। क्या 2 वक्त की रोटी आसानी से गरीब आदमी ले सकता है? क्या दवाएं सस्ती हो गई हैं? क्या रोटी सस्ती हो गई है? दूसरी बात ये बात कर रहे हैं, देखिए इनकी ATM मशीनें आती हैं, करप्शन करती हैं, केस बनता है, इस्तीफा दे के इनको क्लियर करके क्लीन चिट दे दी जाती है। एक खातून थी सानिया वॉटेवर, उसका जो लास्ट नेम था, वो जो डिजिटल पाकिस्तान पता नहीं क्या बना रही थी, आज वो किधर है? अपने जेब में पैसे शिफ्ट करके, उसका कोई पता नहीं है, दवाइयों का कोई पता नहीं है, चीनी का कोई पता नहीं है। आज मुझे बताएं कि रिंग रोड पर क्या हो रहा है। अगर ये हम किसी अपोजिशन का होता था, उसका इस शेयर में नाम ना होता, जरूरत नहीं है कि वो बाहर जा सकता। इनके तो आ जा रहे हैं और उनको क्लियरेंस मिल रही है। ATM मशीन जो खर्च कर गई है वो अपनी ATM मशीनें भर लेती हैं, उसके बाद वो क्लीन चिट मिल जाती है कि हमारे दौर में क्लीन चिट दे दो। जब इनकी हुकूमत जाएगी ना, फिर मैं इनसे पूछूंगा, जब इनके निकलेंगे ना जो चीजें जाएंगी, तो यानी वही नैब के केसेस जो हैं फिर आने वाली अगली हुकूमत, मैं ये कह रहा हूं नैब के केसेस, हमारे दौर में कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी, वो थी। लेकिन ये जो चीजें करके जा रहे हैं, आज पता चलेगा ऑडिटर जनरल क्यों 12 अरब रुपए कोविड में जो गबन हुआ उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं शाया करते? ठीक है, राइट, किधर है वो 12 अरब रुपए? कौन खा गया? जी अब्बासी साहब देखिए, फरक हबीब साहब से बहुत एहतराम के साथ जो उन्होंने ये फिगर गिनाए हैं, वो कुंडी साहब ने उसका पॉजिटिव जवाब दिया है कि अगर आपकी इकानमी बहुत अच्छी है तो इस मुल्क के लोगों को क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा? इस मुल्क की आम आवाम जो है वो क्यों नहीं खुशहाल हो रही? नौकरियां उनको क्यों नहीं मिल रही? महंगाई में क्यों नहीं कमी आ रही? जहाँ मुस्लिम लीग नून प्राइसेस छोड़ के गई थी, वहाँ अगर आप प्राइसेस ले आते तो हम मान जाते कि आपने चलो बेहतरी नहीं की तो कम से कम उनको बरकरार रखा है। हाँ, अगर उनसे नीचे आप ले जाते तो आप कौन को कह सकते थे कि 2018 में ये प्राइसेस थी और हम यहाँ लेके आए। आपने कौन सा काम एक आप बता दें, जब हमारी हुकूमत आई थी हमने 11,000 मेगावाट बिजली जो है वो सिस्टम में डाल के गए थे। वहाँ उस वक्त इतनी ज़्यादा गैस की लोड शेडिंग थी, वो ख़त्म की थी, सारी इंडस्ट्री जो वो चला के गए हुए थे। उस वक्त 56 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई थी, जो CPEC के प्रोजेक्ट आज इस मुल्क में शुरू हैं। बड़े डैम का मंसूबा जो था उसको शुरू करके गए थे। आपने कोई एक मोटरवे बनाई हो, आपने कोई एक डैम बनाया हो, आपने कोई एक अच्छा हॉस्पिटल पाकिस्तान के अंदर बनाया हो, आपने कोई एक बड़ा चीज लगाई हो जिसके बारे में आप कह सकें कौन को कि हमने ये किया है।
आपने सिर्फ एक काम किया है कि आपने तवातर के साथ गाली दी है, तवातर के साथ लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, तवातर के साथ लोगों को कहा है कि ये डाकू और चोर है, और कहा है कि हम लूट के पैसा वापस लाएंगे और खुशहाली आएगी। इनके तो वजीर ये भी कहा करते थे कि दुनिया से लोग आएंगे यहाँ नौकरियां लेने के लिए, वो कब आएंगे, वो ये बाहर ये खुशहाली कब आएगी? देखें, वो कह रहे हैं जी गालियां देने के अलावा आपने कोई काम देखें, बात ये है, देखिए बात ये है कि बासी साहब के साथ हमारा बड़ा एहतराम का रिश्ता है, कोई फायदा नहीं है। बासी साहब के साथ एहतराम का बड़ा रिश्ता है। पाकिस्तान के आम आदमी को बासी साहब रिलीफ कब पॉलिटिकल मिलेगा? कमेंट्री अच्छी कर लेते हैं, करते रहे, कोई इशू नहीं है। मेरा इशू ये है, बासी साहब सुन लेना, सर सुन ले। देखिए मसला ये है कि जो सागदार इस मुल्क से फरार हुए हैं ना, शायद खाकान अब्बासी के जहाज में हम ही नहीं गए थे सर। 2023 तक 1500 अरब रुपया बिजली लो या ना लो, वो बंद कारखानों के ऊपर कैपेसिटी पेमेंट अदा करनी है। ये जो है वो किसका पैसा था? ये रायमंड का पैसा नहीं था, जाती उमरा का पैसा नहीं था, शरीफ खानदान का पैसा नहीं था, कौम ने अदा करना है। 25 से 30% ऑन एवरेज महंगे बिजली घर लगा के गए। 45% वो बिजली घर हैं जो सादिया इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर हैं। सही है, लेकिन वो ये मुजरिम है, कौमी मुजरिम है कि आवाम के लिए वाकई चीजें जो है ना वो आसान हो जाएगा खरीदना। उस दिन कह सकेंगे कि जी वाकई मईशत बड़ी जबरदस्त चल रही है। हैव टू वाइंड अप है। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका, फरूख हबीब साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।